हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 11 का फिजिक्स का मॉडल पेपर 1। इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो ये थे सीवी रमन। इनको भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली कौन इकाई प्रणाली नहीं है? तो कौन इकाई प्रणाली नहीं है? तो यहाँ पर डेसिबल जो है इकाई प्रणाली नहीं है। सर, इकाई प्रणाली क्या होता है? तो देखिए, एक होता है इकाई प्रणाली का सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट उसे कहते हैं जिससे किसी चीज़ को वैसा इकाई मतलब एक नियम, एक पद्धति जिसके तहत किसी भी चीज़ को मापा या तोला जा सकता है। देखिए, एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS। तो और एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जिसके पूरा अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद पर इसको वैल्यू मिलल रहता है। तो ये 3 हो गए और इस प्रकार 4 हो जाते हैं। तो डेसिबल जो है यहाँ पर एसआई यूनिट नहीं है, यह मात्रक है एक प्रकार का, साउंड का मात्रक है डेसिबल। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई हैं। तो देखिए, एसआई एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी पहले ऑप्शन को एरर करिए कि देखिए किसी भी 7 प्रकार का मौलिक इकाई होते हैं और किसी भी मौलिक इकाई का जो मात्रक होता है वो फ्लक्स नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए साथ साथ दिया हुआ है। और इसमें देखिए मीटर, न्यूटन, देखिए किसी भी मौलिक जो मात्रक है, मूल मात्रक जो है उसमें न्यूटन नहीं होता है। तो दो भी गलत हो गया, मतलब ये सी ऑप्शन भी हो गया। और तीसरा भी चेक करते हैं। इसमें देखिए कुलॉम दे दिया है, तो कुलॉम भी किसी का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 मूल मात्रक होते हैं और सातों का मात्रक दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन है, एक वाहन आधी दूरी V1 की चाल से और आधी दूरी V2 से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? देखिए, औसत चाल का होता है कि अगर चाल दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन में चाल दिया हुआ है तो दोनों के चाल का गुणनफल और उसका योग होता है। तो और 2 इंटू और उसके 2 के साथ गुना किया जाता है। तो 2 इंटू V1 इंटू V2, दोनों का गुणनफल और दोनों का योग, तो V1 प्लस V2। तो इसका आंसर ऐसा किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसका हो जाएगा क्षणिक वेग। क्षणिक वेग के तहत इसको देखा जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की जो दिशा है, दिशा के साथ साथ मतलब कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्षणिक वेग से आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप प्राप्त कीजिएगा तो आपसे पता चल जाएगा कि कोई वस्तु एक निश्चित सीमा में कितना ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहा है, कितना स्पीड में बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बोलते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए रेंज का अगर फॉर्मूला बोलेगा तो मैक्सिमम तो आर के लिए होता है U² sin 2 थीटा बटा जी। अब देखिए, आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़ सकते हैं, प्रक्षेप गति में आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर बहुत दूर बिगना है तो एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। क्योंकि देखिए, अगर 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा तो अगर थीटा को हटाकर आप 45 रखते हैं, अब थीटा को हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 45। मान लीजिए 45 रखते हैं तो गुना में होगा तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और साइन जब 90 बनेगा तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये टोटली साइन 90 जो है 1 हो जाएगा। और जब 1 से गुना कीजिएगा तो RU² जब गुना होगा तो क्या बन जाएगा? ऐसे फाइनली आंसर आ जाएगा R² बटा में जी। तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब ऐसा किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर कर लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है कि देखिए, एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदेश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग क्या होगा? तो देखिए, हम फॉर्मूला जानते हैं कि W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो W बराबर हम इसको बोल सकते हैं कि V/R। और यहाँ पर देखिए V कितना दिया हुआ है, इसको R कर लीजिएगा त्रिज्या, और V कितना दिया है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। और जब R त्रिज्या 2, इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा तो 3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। 3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो देखिए त्वरण जो है सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये हम थ्योरी के साथ थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन करके साथ कर रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो बिना देखे ना जाए, आपको पक्का पूरा वीडियो समझ में आएगा। और कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे पूरा सॉल्यूशन कराते हैं। 9th, एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है, तो मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, समीकरणों में कितनी सदिश राशियां निहित है, मतलब वो समीकरण जब सॉल्व कर रहा था तो वो कितना बार सदिश राशि को लिखा है। तो देखिए इसमें सदिश राशि कितने हैं, तो देखिए पहला है बल, फिर है त्वरण, फिर है वेग और फिर है विस्थापन। तो 4 बार जो है सदिश राशियों को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। देखिए 10 क्वेश्चन है कि गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, सब कुछ झाड़ता है। देखिए कपड़ा खींचते हैं मतलब धोते हैं तो उसके बाद सुखाते हैं ना जी, तो उसको फिर जब सुखाने के बाद जब अचानक उसको झाड़ते हैं तो आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं, मतलब कौन सा न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है, तो न्यूटन का फर्स्ट नियम लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? तो इसका ऑप्शन है क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग होती है, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है और गोली के पास शून्य रेखीय संवेग होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब गोली कोई चलता है तो गोली मान लीजिए बंदूक है और इस क्षेत्र में गोली चल रहा है, तो देखिए हम लोग अगर यहाँ कोई व्यक्ति है तो इस टाइप से भागने की कोशिश करेगा, तो देखिए जितना जोर से आगे गोली निकलेगा उतने जोर से आदमी पीछे धक्का खा जाएगा, पीछे आ जाएगा। बोले ना हम पीछे हटने का अनुभव करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो बल इधर लग रहा है उतना बल पीछे भी लगता है, ये न्यूटन का थर्ड नियम कहता है। और थर्ड नियम में क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण कब रहेगा? जब दोनों बगल बराबर रहेगा। तो यहाँ पर तो क्या बात बोल रहा है कि कम रेखीय संवेग होगा, अधिक रेखीय संवेग होगा, शून्य रेखीय संवेग होगा? नहीं, जब बराबर संवेग होता तब, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12 है कि एक पिंड के द्रव्यमान 2 kg है और इसका भार क्या होगा? देखिए हम भार का फॉर्मूला जानते हैं, वेट, W बराबर mg, और यहाँ पर देखिए m मास है और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए यहाँ पर जो है m का मान कितना दिया है 2, और g का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान होता है 9.8, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 19.6, और जो भार का मात्रक होता है न्यूटन होता है, यहाँ से न्यूटन लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? ए में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझाया जा सकता है कि न्यूटन के फर्स्ट नियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जितना गिरना, आगे गिरना, पीछे गिरना कहेगा वो सब क्या होता है? न्यूटन के फर्स्ट नियम, याद रखिएगा। क्योंकि जो फर्स्ट नियम होता है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई आदमी आगे गिरता है या कोई आदमी पीछे गिर जाता है तो जड़त्व के कारण ही होता है, और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए थ्योरी पेपर नहीं है, एमसीक्यू है, इसलिए फास्ट थोड़ा चलेंगे। कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। तो जो संवेग संरक्षण होता है उसे समझा जा सकता है न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी गोली और बंदूक वाला में समझाया था संवेग संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इस सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है, तो वह पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 है कि किसी भी तरह के टक्कर में क्या होता है? देखिए कोलिजन क्या बोला है कि किसी भी तरह के टक्कर में क्या होता है, तो किसी भी टक्कर में संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे कि देखिए आप किसी दीवार में टकराइए, जितना बल वो लगाएगा उतना बल आप भी लगाते हैं, तो इसमें क्या संरक्षित रहता है? संवेग। तो रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए तो स्थितिज ऊर्जा जो है 3 चीज पर निर्भर करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी P बराबर हम जानते हैं mgh। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? P से m से समझे मास, और G से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और S से हाइट। यहाँ पर मास दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। क्या गायब है?
तो एच को उठा दीजिए, एच यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, तो ऑप्शन नंबर डी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए बल विस्थापन, हम जानते हैं बल विस्थापन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो कार्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है, एफ एस, मतलब कि देखिए बल यहाँ पर एफ और एस से क्या समझें, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल कितने बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो कार्य के, वर्क डन के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन है कि किसी पिन पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णीय अनुरूप है। देखिए एक प्रकार का जो टॉर्क है वो भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बल हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है कि जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है। तो इसके द्वारा जो है और टॉर्क को ही प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, टॉर्क को ही प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। कोई भी पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है, इसका कोणीय समय किस दिशा में होगा, तो घूर्णन की धुरी में होगा। देखिए कैसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है और कोई पिंड द्रव्यमान के केंद्र मानकर अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए यहाँ देखिए इस टाइप से घूम रहा है, इस टाइप से गोले गोले घूम रहा है, तो जो इसका कोणीय संवेग है वो किस दिशा में लगेगा, तो धुरी पर इस टाइप इधर लगेगा, नीचे की तरफ, इधर नीचे आने की कोशिश करेगा। कोणीय संवेग किधर लगेगा, धुरी की तरफ रहेगा, घूर्णन की धुरी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 22 देखते हैं। किसी ग्रह की सतह पर पिंड के पलायन गति निर्भर नहीं करती। किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती है। तो देखिए जो पलायन गति है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए पलायन गति का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। तो इसका होता है भी ई बराबर √2gr। अब देखिए यहाँ पर g है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और r क्या है, तो त्रिज्या है। और यहाँ पर देखिए किसका, तो ग्रह का द्रव्यमान उस पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर भी करता है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, पिंड का द्रव्यमान। तो यहाँ पिंड का द्रव्यमान है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस पर निर्भर नहीं करता है, पिंड के द्रव्यमान पर। जो है पलायन गति जो है वो जो पलायन वेग है उस पर, जो पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो पिंड के द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहाँ पर अधिक होता है, तो ध्रुव पर, पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है। तो देखिए पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, तो मास क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किसके आधार पर काम करता है, तो पास्कल के नियम पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे समझते हैं। कोई पिंड किसी सयांद्र में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो अंत में यह किस वेग से बढ़ेगा, तो एक निरंतर वेग के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सयांद्र मतलब कि जो बीच का चिपचिपा कह सकते हैं उसको। श्यान बल निर्भर नहीं करता है, तो श्यान बल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वे तरल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धरारेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है। जिस वेग से किसी द्रव पर प्रवाह धरारेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए बोल रहा है कि एक तार 2 किलोग्राम भार से लादा है, यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दिया तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो बात समझिएगा, देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक जो तार है वो ऐसे लादा हुआ है 2 kg के भार से, लेकिन यदि तार की त्रिज्या, मतलब पहले तार पतला था अब तार ऐसा मोटा हो गया और उसमें वही चीज़ लदा हुआ है, मतलब बराबर है, समझिएगा 2 kg है ना, 2 kg, ये भी 2 kg। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्टील के तार पर 2 kg तो 2 किलोग्राम का भार लदा है और यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दिया, तार मोटा कर दिया गया, तो उसका विस्तार क्या होगा। देखिए पहले अगर पतला तार था तो इसको हम ज़्यादा खींच पा रहे थे, लेकिन यही तार मोटा हो गया तो इसको हम कम खींच पा रहे हैं, तो यहाँ पर उसका विस्तार क्या हो जाएगा, 1/4 यानी कि कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये पहले अगर वो 100 मीटर मतलब उसको खींच पा रहे थे, तब कितना तना पाएगा, 25 मीटर ही, ऐसा आप समझिएगा 1/4 कम हो जाएगा उसका विस्तार, कम, क्योंकि कोई चीज़ मोटा हो जा रहा है, कोई चीज़ पतला हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज,
देखिए ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कोई वैसा चीज़, कोई भी वैसा वस्तु और जहाँ से कोई प्रकाश इंटर करता है और वो वापस वो पुनः नहीं निकल पाता है, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो देखिए खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया, एक छोटा सा छेद हो गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। कि मान लीजिए प्रकाश, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी, या वैसा बॉडी जिसमें प्रकाश तो इंटर किया लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता है, उससे हम क्या कहेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। 31 क्वेश्चन है कि किसी गैस के 1 मोल के लिए टी ताप पर गैस के अणु को स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है, तो 3/2 RT होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनामिक स्थिति को विशेषता नहीं है, स्थिति की विशेषता नहीं है। तो 32 का हो जाएगा वर्क, कार्य। देखिए आप देखे होंगे कि वैल्यूम भी मिलता है, प्रेशर भी मिलता है, टेम्परेचर भी मिलता है, मतलब आयतन, दबाव, तापमान आप देखे होंगे किसमें, थर्मोडायनामिक्स में, ऊष्मागतिकी के नियम में, लेकिन कार्य आपने नहीं देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर वो यहाँ के कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट सही हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो आयतन, दबाव, तापमान देख सकते हैं, लेकिन कार्य को नहीं देखे होंगे। 33 क्वेश्चन है कि ऊष्मा अपने कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती, यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप किसके साथ, तो यह ऊष्मा गतिकी के दूसरा नियम के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन तो डी हो रहा है लेकिन कैसे होता है देखिए बता रहे हैं। ऊष्मा अपने आप कम टेम्परेचर से, मान लीजिए एक वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर है 50 डिग्री सेल्सियस और एक वस्तु है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, तो बोल रहा है कि ऊष्मागति अपने कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में नहीं प्रवाहित हो सकती है। देखिए 10 डिग्री जो सेल्सियस है वो 50 डिग्री में नहीं जा सकता है, 50 डिग्री वाला 10 में चल जाएगा, ये वाला इसमें चल जाएगा, लेकिन जो नीचे जो 10 डिग्री है वो 50 डिग्री में नहीं जा सकता है। तो यह किस कथन के परिणाम स्वरूप हुआ था, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी जो सेकेंड लॉ है उसके तहत ये चीज़ को समझा गया था। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंजन की दक्षता 1.6% है, जब सिंक का तापमान 62 डिग्री से कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। स्रोत का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर एफिशिएंसी बराबर, एक मिनट, यहाँ पर एफिशिएंसी बराबर, सॉरी थोड़ा गाला फंस रहा था। देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला होता है 1 - T2 - T1, ये फॉर्मूला होता है। और एफिशिएंसी यहाँ पर दिया हुआ है 1/6, 1/6, 1 - T2/T1। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एफिशिएंसी, इसकी दक्षता दुगनी कर दीजिए, 1/6 था इसको 2/6 कर दीजिए, दोगुनी कर दिए। और जो मान था, जो सिंक का तापमान जो है T2 है उसमें 62 डिग्री कम करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि 1 - T2 लिख के और यहाँ पर माइनस लिखिएगा, थोड़ा स्लाइड छोटा है, और इधर तो 62 कम कीजिएगा, 62 -62 और बटा में T1, और इसको फर्स्ट समीकरण कर लीजिएगा और इसको सेकेंड समीकरण, और इन दोनों को माइनस कीजिएगा। तो जब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये जो फाइनल आंसर आएगा तो आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी। आइए हम फिर से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप फॉर्मूला क्या लॉग, हालांकि आप इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे तो समझते हैं। देखिए छोटा कोशिश करते हैं लिखने का, हालांकि फ़ोन से बना रहे हैं दिक्कत हो रहा था। n बराबर 1 - T2/T1, 1/6 बराबर 1 - T2 -62 T1। यहाँ पर 2 से गुना कर दे रहे हैं अलग अलग, क्योंकि दोगुना करने के लिए बोला गया है। और पहला फॉर्मूला क्या था, 1/6 बराबर 1 - T2/T1, और इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकेंड। आप लोग कॉलम कॉपी से घर में कर लीजिएगा कोशिश, और जब फाइनल आंसर मिलेगा ये T2 है, और तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 99 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35, ये गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या होता है। देखिए परम शून्य ताप पर, अगर परम शून्य ताप शून्य हो जाएगा तो आणविक गति रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैसों में ध्वनि तरंग होती है तो केवल अनुदैर्ध्य, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। 36 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई तरंग, देखिए यहाँ पर आवृत्ति से क्वेश्चन है, यदि कोई तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन घूर्णन करती है तो आवृत्ति क्या होगी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि
टोटल टाइम में टोटल दोलन, टोटल कंपन की संख्या को बताता है कि कितना वो वाइब्रेशन किया है, कितना टाइम, मतलब एक टाइम में, निश्चित टाइम में कितना कलम। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं शॉर्ट में एफ बराबर दोलन की कुल संख्या। देखिए 20 को कंपन किया, वाइब्रेशन 20 है, और कितने टाइम में 2.5 सेकेंड में। तो देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ से यहाँ पर 0 चल जाएगा, 10 चला जाएगा तो 200 हो गया, और 25 से काटिएगा तो 25 अठे 200। तो जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ज, तो 8 Hz लग जाएगा, 8 हर्ज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, देखिए यहाँ से MCQ पक्का पूछेगा, आप याद रखिएगा, बस डाटा चेंज कर सकता है, 25 है तो 40 कर दे, 20 है तो 200 कर दे, बट आवृत्ति तो पूछेगा। लेकिन आवृत्ति का फॉर्मूला कैसे याद कीजिएगा, तो फिर से रिपीट कर दें, समझिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर हिंदी में बात करें तो आवृत्ति बराबर क्या होता है कि एक निश्चित समय में दोलनों की कुल संख्या, एक निश्चित समय में, समय नीचे रखिएगा, एक निश्चित समय में दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए दोलन कितना हुआ था 20, और समय कितना लगा था 2.5 सेकेंड। तो आप इस तरफ से याद रख सकते हैं। और यहाँ से उड़ा है इसको दशमलव को, तो यहाँ 0 लग गया, और 25 अठे 200, फिर से आप ये समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, कितनी आवृत्ति होगी। यदि एक लोलक के 1 मिनट में 78 बार दोलन है, मतलब यहाँ कंपनों की कुल संख्या, यानी कि देखिए कंपनों की कुल संख्या कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो देखिए आवृत्ति पूछा है, तो आवृत्ति के लिए क्या बताए थे, एफ यहाँ रखना है, और दोलनों की कुल संख्या था 78, कितने टाइम में, टाइम 1 मिनट लिखा है। देखिए 1 से कभी भी भाग मत दीजिएगा, कभी भी उसका ओरिजिनल यूनिट में देखिएगा, और ओरिजिनल कभी भी मात्रक डिपेंड करता है। यहाँ पर 1 मिनट लिखिएगा, पक्का गलत आंसर आएगा। आपको क्या रखना होगा, आपको यहाँ पर 60 सेकेंड लिखना होगा, क्योंकि समय का मात्रा क्या होता है सेकेंड, और यहाँ 1 मिनट दिया हुआ है। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आप बहुत गड़बड़ करते हैं लड़के लोग। देखिए तब इसको काटेंगे, क्या से कटेगा, तो 6 से कट जाएगा। तो 6 से नीचे काटिएगा तो 10 बार में, और 6 से ऊपर काटिएगा तो 13 बार में, और 10 से भागा लगेगा तो 1.3। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हर्ज, तो 1.3 हर्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 है कि निम्न में से कौन सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसके लिए कौन सा आवर्त आवश्यक नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ इसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 40 कि SHM में क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो देखिए जो अगर कोई भी वस्तु है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक लोलक होता है जो यहाँ पर लटका होता है, यह किस पर निर्भर करता है, तो देखिए कोई वस्तु है यहाँ से लेकर वो कितना यहाँ ऐसे गया, उसके लिए निर्भर करता है कि अगर यहाँ है डॉट डॉट समझिएगा, ऐसे डॉट डॉट, ये कितना यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना ये विस्थापित हुआ, तो उसके अनुसार यह मतलब समानुपाती होता है किसके, फोर्स के, कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना बल लगा, कितना विस्थापन हुआ और कितना बल लगा, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विस्थापन। तो इसका क्या होगा, विस्थापन के सीधे अनुपातिक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तो 40 का ए हो जाएगा। तो मेरा सेशन आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और मॉडल पेपर मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस सेशन के लिए आप लोग कमेंट में जरूर कुछ कहिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।